हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हमारी कक्षा 11 की यात्रा चल रही है बेटा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष स्रोत पढ़े थे, जिसमें हमने धरातल चट्टानें, खनन चट्टानें, ज्वालामुखी, उद्गार पढ़ा था, और अप्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सबसे मेन पढ़ा था भूकंप के बारे में। और हमने ये बताया था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो सर्वाधिक सटीक जो आकलन कर रहा है वो भूकंपीय तरंगे कर रही है। कौन कर रहा है? भूकंपीय तरंगे कर रही है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मैंने बताया था आपको। तो आज हम पढ़ रहे हैं भूकंपीय तरंगे। देखिए, टॉपिक बहुत परेशान भी करता है आपको। आप इतना समझते हैं कि पृथ्वी का जो कंपन होना, पृथ्वी का हिलना, है ना, वो भूकंप कहलाता है। लेकिन भूकंप आता कैसे है, किस कारणों से आता है, जो तरंगे हैं वो क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे ना। बड़ा अच्छा शानदार टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा यहां से। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम यहां पर पढ़ रहे हैं सभी प्राकृतिक भूकंपों की। दो भूकंप प्राकृतिक भी होते हैं और मानव जनित भी होते हैं। जैसे मनुष्य का मैंने बताया था कि उन्होंने बांध का निर्माण कर दिया, तो बांध के वजन से, वहां पर जल के भार से वहां पर भूकंप आया। तो बड़ी बिल्डिंग गिर जाती है, परमाणु विस्फोट होते हैं, तो भूकंप आते हैं। लेकिन प्राकृतिक जनित भूकंप की बात करें तो वो आते हैं स्थल मंडल में। कहां पर आते हैं? स्थल मंडल में। आप ये जरूर याद रखिएगा कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के उस स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं, जो अप्रत्यक्ष स्रोत है, जो हमें भूकंप की, पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है उसके बारे में सटीक जानकारी देता है। हम उसकी बात कर रहे हैं। तो स्थल मंडल से आता है। स्थल मंडल क्या होता है? ये पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक गहराई वाला भाग होता है। अगर हम थोड़ा सा बात करें यहां पर कि जैसे ये स्थल भाग है हमारा, और यहां से 200 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे, तो वो भाग स्थल मंडल कहलाता है, जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। लिथोस्फीयर, है ना। हम इसके बारे में बड़े गहराई से पढ़ेंगे। अब होता क्या है, आप यहां पर समझिए कि भूकंपीय तरंगे क्या होती है। उससे पहले आपको जानना होगा कि हम भूकंपीय तरंगों को मेजरमेंट कैसे करते हैं, हम मालूम कैसे करते हैं। तो देखिए, यहां पर जैसे मान लीजिए हमारा तल है, यहां पर एक यंत्र लगा रहता है, और उस यंत्र का नाम होता है सिस्मोग्राफ। क्या नाम होता है? सिस्मोग्राफ। आपका प्रश्न आएगा तो आपको याद होना चाहिए कि सिस्मोग्राफ, जिसको हम भूकंप मापी यंत्र भी कहते हैं, जो भूकंप पर सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को मापता है। क्या करता है? भूकंपीय तरंगों को मापता है। अब सिस्मोग्राफ की क्या कहानी है, किस तरीके से वर्क करता है, इसको समझते हैं। देखिए, इस तरीके का यंत्र होता है। यहां पर एक तार लगा रहता है, जिसके अंदर यहां पर एक पेंडुलम गोल एक और रहता है, और यहां पर एक कागज का रोल लगाता है। नीचे कागज का रोल होता है बेटा। ये कागज का रोल घूमता रहता है, और यहां पर एक पेन लगा रहता है। आप यूं मान के चलिए कि जैसे यहां पर ये रोल घूम रहा है और पेन है, तो ये रोल घूमता जा रहा है, तो कैसी लाइन आएगी आपके पास में? सीधी लाइन आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। ये रोल घूम रहा है यहां से, और एक कागज लग रहा है, यहां पर पेन लग रहा है, और ये रोल घूम रहा है ऐसे करके। लेकिन जैसे धरती हिलती है, तो ये रोल क्या करता है? ये कंपन करता है। ये आपके यूं यूं वाइब्रेट करेगा, तो ये पेन भी हिलेगा। तो उस प्रकार से ये लाइनें हिलने लग जाती है। ये आपके सिस्मोग्राफ की कहानी है, इसको नापने का तरीका है। अब देखिए, आप ये देख रहे होंगे, जैसे हमारी हार्ट बीट होती है ना, मनुष्य की हार्ट बीट होती है, वैसे देखिए ऊपर नीचे यहां पर ये तरंगे चल रही है। ये तरंगे कौन माप रहा है? ये सिस्मोग्राफ ही तो माप रहा है, जो पृथ्वी के कहां पर लग रहा है? धरातल पर लगा हुआ है। भूकंप मापी यंत्र है। देखिए, पहले छोटी गति की तरंगे हैं, जिसको पी वेव कहते हैं, थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो एस वेव कहते हैं, और उसके बाद में सरफेस यानी जो धरातली तरंगे आती है वो आती है। इन तरंगों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपको यह पता होना चाहिए कि भूकंप को मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। अब एक दिमाग में ये प्रश्न भी आता है कि सर ये मापता किस यूनिट में है? तो इसकी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल। क्या होती है? रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल क्या होती है कि जैसे मान लीजिए एक यहां पर मापनी है, उस मापनी में बेटा 0 से लेकर 12 तक अंक होते हैं। कितने होते हैं? 0 से लेकर 12 तक। जैसे भूकंप की तीव्रता होगी, भूकंप की जो तीव्रता होगी, अगर मान लीजिए 1 आती है तो इसका मतलब सामान्य भूकंप है, 2 आती है थोड़ा अच्छा ज्यादा भूकंप है, 3 में थोड़ा ज्यादा है, 5 और 6 तो विनाशकारी भूकंप है, और फिर आगे जब 12 तक बढ़ जाता है तो भूकंप की तीव्रता ज्यादा हो जाती है। तो इसको कहते हैं रिएक्टर पैमाना। क्या कहते हैं हम? रिएक्टर पैमाना कहता है। और इसके द्वारा हम भूकंपीय तरंगों को मापते हैं। अब ये भूकंपीय तरंगे आती कैसी हैं, कौन कौन सी होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो आपने क्या सीखा? सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र, भूकंप को मापने का एक यंत्र होता है ना। आगे देखिए, आप देखिए यहां पर ये माप रहा है तरंगों के रूप में। देखिए आप, ये पी वेव्स हो गई, इसके बाद में यहां पर तरंगों का गति बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तो ये एस वेव हो गई, और ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये सरफेस वेव या धरातली तरंगे हो गई। तो ये वक्र, जो ये वक्र है ना, वो 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को बता रहा है, 3 बनावट को। अब हम यहां पर देखेंगे तरंगे होती कितने प्रकार की है।
देखिए बुनियादी तौर पर हम बात कर रहे हैं पी तरंग, एस तरंग और यहाँ पर एल तरंग या सरफेस तरंग। आप इनको छोड़ दीजिए। आप अभी हम देखें कि तरंगे कितने प्रकार की होती है। आप छोटी सी बात समझिए कि ये हमारी पृथ्वी है और मैंने आपको बताया था कि भूकंप जो आता है जिस स्थान से उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं भूकंप केंद्र। क्या कहते हैं बेटा? उसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। और जहां अनुभव किया जाता है, जहां पर अनुभव किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर क्या होता है? आपके अधिकेंद्र होता है, ये आप जानते हैं। अब समझिए आप, यहां अधिकेंद्र के पास में यहां पर आपका यंत्र लग रहा है जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं उसे? हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये सिस्मोग्राफ क्या करता है? आपके भूकंप केंद्र से तरंगे निकलती बेटा। अब तरंगे कैसे निकलेगी? आप इसको यूं समझिए कि तरंगे या तो इस जमीन के अंदर निकलेगी, यहां पर ही है ना, बॉडी के अंदर ही भूगर्भ में निकलेगी। तो जो तरंगे भूगर्भ में निकलती है उसे हम भूगर्भीय तरंगे कहते हैं। समझ रहे हैं आप? भूकंप मूल से, यानी मूल से जो तरंगे निकलेगी अभी धरातल पर नहीं आएंगी। धरातल पर आने से पहले जहां पर ये यहां पर विस्तारित हो रही है, चट्टानों में चल रही है और यहां विस्तारित हो रही है, तो इसको बोलेंगे हम भूकंपीय तरंगे, भूगर्भिक तरंगे। और जब ये धरातल पर आ जाएगी, धरातल पर बहने लग जाएगी, तो इसे कहेंगे धरातलीय तरंगे। समझ रहे हैं आप? तो बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की हो गई। अरे भाई आप मेरी बॉडी की बात करें, है ना, मेरी बॉडी के अंदर कोई मान लीजिए यहां पर अंदर है और वहां पर कोई केंद्र है, वहां से तरंगे चल रही है। जैसे ही पृथ्वी की बॉडी हो गई, यहां पर क्या हो गई? पृथ्वी की बॉडी हो गई, भूकंप केंद्र है, तो यहां तरंगे चल रही हैं, अंदर तरंगे चल रही है यहां पर। तो ये तो हो गई आपकी भूकंपीय तरंगे। ये क्या हो गई सर? ये सॉरी भूगर्भिक तरंगे। ये क्या हो गई? भूगर्भिक तरंगे। ठीक है। और जो यहां पर तल पर आ गई, धरातल पर आ गई, उसे बोलेंगे धरातलीय तरंगे। समझ रहे हैं आप? अच्छा, आगे हम क्या देखते हैं कि सर ये जो भूगर्भिक तरंगे ये होती क्या है, इसको आप समझिए। बताया मैंने आपको, इसमें साफ साफ लिखा हुआ हमने जो पढ़ा है कि भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र का मतलब होता है भूकंप केंद्र। क्या होता है? भूकंप केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के कारण पैदा होती है। यानी ये आपकी पृथ्वी है और ये आपका उद्गम केंद्र या भूकंप केंद्र है, यहां से ऊर्जा मुक्त हुई और यहां से तरंगे निकली है और ये सभी दिशाओं के अंदर आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगे कहते हैं। समझ रहे हैं आप? जबकि धरातलीय तरंगे जो बात कर चुके हैं, ये भूगर्भीय तरंगे क्या होती है? चट्टानों से टकराती है, धरातलीय चट्टानों से टकराती है और उनके मध्य क्रिया होने के कारण यहां पर आती है, इसलिए इनको धरातलीय तरंगे कहते हैं। समझ रहे हैं आप कि यहां पर ये तरंगे निकली है और चट्टानों से टकराने के बाद धरातल पर जब उत्पन्न होती है तो उन्हें हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। तो भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है, जिन्हें हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। ये धरातल के साथ चलती है। समझ रहे हैं? मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। नापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है। भूकंप केंद्र से सब कुछ चीजें उत्पन्न हो रही है। भूकंप केंद्र से नापने वाला कौन है? सिस्मोग्राफ, जो कहां पर बैठा हुआ है? कहां बैठा हुआ है बेटा? वो धरातल पर बैठा हुआ है। भूकंप केंद्र से तरंगे निकल रही है, जमीन के अंदर निकलेगी तो भूगर्भीय तरंगे होगी। जब वो चट्टानों से टकरा कर कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है और धरातल पर चलेगी तो वो धरातलीय तरंगे हो जाएगी। अब सवाल आता है कि सर भूगर्भीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? ये देखिए आप, भूगर्भीय तरंगे बेटा 2 प्रकार की होती है। एक तो पी तरंग और दूसरी होती है एस तरंग, है ना। पी तरंग और एस तरंग। आप इस बात को समझिएगा कि ये दोनों तरंगे, ये पृथ्वी हमारी और ये हमारा क्या है? ये हमारा मूल केंद्र है या फिर भूकंप केंद्र मान लेते हैं। ये हमारा भूकंप केंद्र है और यहां से तरंगे निकल रही है और ये धरातल पर पहुंच रही है। एक तरंग और भी मान लीजिए आप, यहां से ये दूसरी तरंग निकल रही है और वो भी क्या हो रही है? धरातल तक पहुंच रही है। ठीक है। दोनों तरंगे भूगर्भ के अंदर है, इसलिए भूगर्भीय तरंगे कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है पी तरंग और एक होती है एस तरंग, यानी सेकेंडरी तरंग। अब पी तरंग क्या होती है समझिए आप। देखिए मुझे बताइए आप, जब भूकंप केंद्र में जब अव्यवस्था होगी, वहां पर तरंगे निकलेगी, तो पहले तरंगे कैसे होगी? अधिक गति से निकलेगी, तेज निकलेगी, है ना। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, सपोज कीजिए, तो पहले अगर आपका बिल्कुल समतल रोड आएगा तो आप साइकिल कैसे चलाएंगे? बिल्कुल सीधी चलाएंगे, बिल्कुल, और तेजी से चलेगी। लेकिन जैसे मान लीजिए छड़ान आ जाएगी, छड़ान आ गई, तो फिर साइकिल क्या हो जाएगी? आपको साइकिल सीधी नहीं होगी, फिर साइकिल आपको टेढ़ी मेढ़ी करके कैसे भी करके आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा, है ना। आपकी गति तो बढ़ जाएगी शायद, लेकिन ढलान के अंदर, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल वक्राकार रूप लेना पड़ेगा। तो वही चीज होती है इसमें। यहां पर देखिए आप कि पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे होती है। यानी पी तरंगे जो होती है ना बेटा, जो शुरुआत की जो तरंगे होती है वो भूकंप केंद्र से निकलती है तो तेजी से कहां चलती है? धरातल की ओर चलती है, चट्टानों के पास में से वहां पर गुजरकर। इनकी गति कितनी होती है? इनकी गति होती है 8 से 10 किलोमीटर
प्रति सेकंड। कितनी होती है? 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये पुस्तक किताब में नहीं हो, आप समझिए। पी तरंगे धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। देखो पी तरंगे निकलती है भूकंप केंद्र से, यहां से ये ठोस से, ये याद रखिएगा, यहां से ठोस माध्यम से, द्रव माध्यम से और गैस माध्यम से, तीनों माध्यम से गुजरते हुए कहां पहुंचती है? आपके धरातल पर पहुंचती है। कहां पहुंचती है? आपके धरातल पर पहुंचती है। बिल्कुल आप विजुअलाइजेशन करें बेटा, जब आप उसको विजुअलाइजेशन करेंगे तब समझ में आएगा, है ना। अच्छा अब आप बात करें सर ठोस माध्यम में तेज होगी क्या, या द्रव में तेज होगी, गैस में तेज होगी? भैया पी तरंगे या कोई सी भी तरंगे होगी वो ठोस माध्यम में तेज होगी। आप पानी में जल्दी भागेंगे या जमीन पर जल्दी भागेंगे? बिल्कुल सर हम जमीन पर जल्दी भागेंगे। तो इनकी गति ठोस में ज्यादा होती है, द्रव में थोड़ी कम होती है, फिर गैस में, है ना, और कम होती है। इसलिए चूंकि ये पृथ्वी पर सबसे पहले ही पहुंच रही है, धरातल पर सबसे पहले पहुंच रही है, इसलिए इनको प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं, है ना। पी तरंगे ध्वनि तरंगों की जैसी होती है। देखो ध्वनि तरंगे क्या होती है? ध्वनि तरंगों में ये होता है कि वो तरंगे बिल्कुल सीधी गति करती है ना, अनुधेर्य रूप में। जैसे मान लीजिए उनकी गति ऐसे होती है, बिल्कुल सीधी सीधी गति करती है, ये होती है ध्वनि तरंगों के हिसाब से, है ना। और ये ध्वनि तरंगे जो होती है इनको अपन अनुधेर्य तरंग भी कहते हैं, अनुधेर्य। इसलिए पी तरंग का दूसरा नाम होता है, वो होता है अनुधेर्य तरंग। क्या होता है? अनुधेर्य तरंग। समझ गए आप? क्योंकि ये पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है ना। ये तरंगे, ये वापस आ गया, ये गैस, तरल, ठोस तीनों माध्यमों में से गुजरती है। एक खास बात और देखिए, यहां पर आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा, यहां से चित्र देख रहा होगा कि ये आपकी पी तरंगों की दिशा है जो सीधी चल रही है, यहां से ये तरंगों की दिशा है। और यहां से मैंने हथौड़ा मारा। आप सपोज कीजिए कि जैसे ये आपके पास चट्टान है और मैंने यहां से हथौड़ा मारा है, ठीक है ना, तो मेरे कंपन जो हो रहा है, मेरी जो दिशा है, तरंगों की जो दिशा है ना, वो कैसी हो रही है? सीधी चल रही है। और जो यहां पर पदार्थ में कंपन हो रहा है वो भी सीधा चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है, बिल्कुल, है ना। तो यानी तरंगों की दिशा भी आपकी सीधी चल रही है और पदार्थ में जो कंपन हो रहा है वो भी उसी दिशा में चल रहा है। चूंकि ये पदार्थ उसी दिशा में चल रहा है, यानी उधर की तरफ चल रहा है, यानी आप ये देखिए कि इसमें चट्टानों पर धक्का लग रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसका दूसरा जो नाम रहता है, अनुधेर्य तरंग तो हो ही गया, अनुधेर्य तरंग हो ही गया, इसको संपीडनात्मक यानी संपीडन तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर चट्टानें क्या होती? संपीड़ित होती है। यानी जैसे मान ली तरंग यूं चली तो चट्टानें सिकुड़ी, फिर तरह पीछे आई तो वापस फैल गई, यानी इसमें धक्का लगता है ना। तो इसको आगे पीछे धक्का लगने के कारण इसको धक्के वाली तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? धक्के वाली तरंग भी कहते हैं, धक्के वाली तरंग भी कहते हैं। समझ गया आप? मैं दोबारा रिपीट करता हूं आपको। आप देखिए भूकंप केंद्र से उत्पन्न हो रही है, सबसे पहले धरातल पर पहुंच रही है, इसलिए इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। ये तीव्र गति से चलती है, 8 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। ये ठोस से, द्रव से, गैस से तीनों माध्यमों में से प्रवेश करती है, फिर इन्हें धरातल पर पहुंचती है। ये ध्वनि तरंगों जैसी होती है, इसलिए इसको अनुधेर्य तरंग कहते हैं। इसमें पदार्थ का संपीड़न होता है। इसकी गति को समझिए आप, गति को आप समझेंगे कि तरंग जा रही है इस दिशा में और पदार्थ का कंपन भी हो रहा है इस दिशा में, इस तरीके से आगे पीछे हो रहा है, इसलिए इसको संपीडनात्मक तरंग भी कहते हैं। इसको धक्के वाली तरंग भी कहते हैं, क्योंकि आगे पीछे हो रहा है ना, इसलिए इसको धक्के वाली तरंग भी कहते हैं। ये ठोस, गैस और तरल तीनों माध्यम प्रवेश करती है। समझ रहे आप? देखिए आप ये देखिए हथौड़ा मारा जा रहा है, हथौड़ा मारने पर तरंग की दिशा भी इधर है और कण की दिशा भी इधर है। जबकि एस तरंग में देखेंगे आप कि तरंग की दिशा तो सीधी चल रही है एस तरंग में, लेकिन कणों की दिशा कैसे हो रही है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से हो रही है। तो अब आगे क्या पढ़ते हैं, एक बार आप इसको देखिए। आप यहां पर पी तरंग कहां हो रही है? देखिए पी तरंग में हम ये देखें तो यहां पर ये भूगर्भ में हो रही है, तो देखो पॉइंट कहां पर है? जमीन पर ही है। तो यहां पर तरंगे कैसे चल रही है? ऐसे, ठीक है ना, ऐसे चल रही है। जबकि यहां पर कैसे चल रही है? यहां पर देखिए आप लहरदार चल रही है। तो ये होती है एस तरंगे। एस तरंगे कैसे चलती है कि जैसे आपने तरंगों की दिशा तो सीधी है, लेकिन अब तरंगों की गति क्या हो रही है? वहां पर पदार्थ की भिन्नता आ रही है, घनत्व में भिन्नता आ रही है। तो वो जो आपकी तरंगे हैं वो क्या चल रही है? ऊपर, ऊर्ध्वाधर नीचे। यानी पहले तो चल रही थी आपकी यहां से चली, वो सीधी चल रही थी, लेकिन अब कैसे चल रही है? तरंगों की दिशा तो इधर है, लेकिन पदार्थों का कंपन कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है, यानी वो लंबवत चल रही है। कैसे चल रही है? लंबवत चल रही है। तो यानी एस तरंग होती है। आप समझिए ये पूरा भूगर्भ है, हम बात करें भूगर्भ की तो अंदर की बात कर रहे हैं। तो यहां पर तरंगों की दिशा सीधी है पी में, एस में यहां पर ऐसे लंबवत चल रही है। और ये जो सरफेस तरंग है यहां पर देखिए सारा काम कहां हो रहा है? धरातल पर हो रहा है। तो धरातल पर चल रही है लंबवत, ये भी लंबवत चलती है,
ये भी ऊर्ध्वाधर चलती है, ऊपर नीचे चलती है, लेकिन एस तरंग चलती है आपके पास में, एस तरंग चलती है आपके पास भूगर्भ में, जबकि ये तरंग चलती है आपके धरातल में। कौन सी? धरातली तरंग। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। आगे देखिए आप एस तरंग। देखिए एस तरंग, मुझे उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही है बेटा। एस तरंग, हम भूकंप केंद्र की बात करते हैं, और भूकंप केंद्र से हमने बात की कि यहां से तरंग निकली, पहले आपके पास में पी तरंगे निकल गई, पी तरंगों के बाद में निकल रही है आपके पास में एस तरंगे। जो एस तरंगे निकल रही है इसके कुछ समय बाद पहुंचती है, चूंकि कुछ समय बाद पहुंचती है इसलिए इनको द्वितीयक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगे कहते हैं। ठीक है, इनको द्वितीयक तरंगे कहते हैं, ये बाद में पहुंचती है। एस तरंगे केवल ठोस पदार्थ के अंदर ही चल सकती है, खास बात, एस तरंगे केवल ठोस पदार्थ में चल सकती है बेटा, न तो ये द्रव में चलेगी न ये गैस में चलेगी। इसका मतलब ये जब ठोस में चलेगी तो अगर आप इसको कहीं पर ये विलुप्त हो रही है, कहीं पर गायब हो रही है, इसका मतलब वो हिस्सा कौन सा है? वो द्रव में है। तो इस एस तरंग से खास बात है कि पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में हमें सटीक जानकारी मिलती है, हमें सटीक जानकारी मिलती है, सबसे ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि ठोस पदार्थ में चल रही है, जहां पर ये गायब हो गई, जैसे मान लीजिए चल रही है और यहां पर, यहां से चलकर और फिर यहां पर गायब हो गई, यहां पर गायब हो गई, इधर नहीं है, इसका मतलब ये भाग कौन सा है? ये द्रव भाग होगा, है ना, लिक्विड भाग होगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सटीक जानकारी मिलती है। इनकी गति कितनी होती है? इनकी गति होती है 5 किलोमीटर पर सेकंड होती है, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति होती है। और इसमें खास वाली बात यह है कि इसमें तरंगों की दिशा तो इधर है, लेकिन कणों की दिशा कैसी होगी? कणों की दिशा कैसी होगी? कणों की दिशा समकोण पर होगी। कणों की दिशा समकोण पर होती है, समकोण पर होती है, तरंगों की दिशा के समकोण पर होती है। ये हमारी एस तरंगे होती है। ठीक है, तो आपने पी पढ़ ली, एस पढ़ ली। देखिए भूकंपीय तरंगों का संचरण मैं आपको बता चुका हूं, संचरण कैसा होता है। एक बात आप समझिए कि भूकंपीय तरंगों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे पता लगाते बेटा? क्योंकि ये देखा जाता है कि जो पदार्थ, यानी जो पदार्थ अधिक घनत्व का होता है, अधिक घनत्व का होता है, वहां पर इनकी गति तेज हो जाती है। जो पदार्थ अधिक घनत्व का होता है वहां पर इनकी गति तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है, चाहे पी हो चाहे एस हो। समझ रहे हैं आप? तो हमको पता पड़ता है कि भैया यहां पर गति तेज हो रही है, इसका मतलब यहां पर पदार्थ का घनत्व ज्यादा है, और जहां पर घनत्व कम होगा वहां पर उसकी गति कम हो जाएगी, है ना। और इनका संचरण कैसे हो रहा है बता चुका हूं। पी वेव का संचरण बिल्कुल कैसे हो रहा है? सीधा चल रहा है, तरंगों की दिशा भी ऐसी है। एस तरंगों का संचरण कैसे चल रहा है? कि तरंगों की दिशा सीधी है लेकिन इनका चल रहा है लंबवत चल रहा है, भूगर्भ के अंदर, बाहर नहीं। जबकि धरातली तरंगे क्या होती है? ये भूगर्भ के बाहर होती है। ठीक है, ये आपको लाल डॉट दिख रहा होगा यहाँ पे, ये यहाँ पर या मिड के अंदर है। ठीक है, अच्छा एक बात और होती है, जब तरंगे पृथ्वी के गर्भ में चलती है बेटा, यहां पर चलती है, तो दो प्रकार के काम होते हैं। एक तो होते हैं परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। अब ये परावर्तन अपवर्तन क्या होता है? देखिए परावर्तन का मतलब होता है कि तरंगे टकरा रही है किसी पदार्थ से और टकराकर पुनः वापस लौट जाए, यानी किसी पदार्थ से टकराई, चट्टान से टकराकर वापस लौट जाए, इसको परावर्तन कहते हैं। और अपवर्तन का मतलब ये होता है कि कोई जो किरण है पदार्थ से टकराई, तरंगे, और वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। यानी परावर्तन का मतलब तो क्या हुआ कि तरंगे टकराई, जैसे मैंने लाइट मारी, इस पर टकराई और वापस मेरी तरफ आ जाए तो ये परावर्तन हो गया, और यहां पर टकरा के जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसे हम अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। तो ये पृथ्वी की तरंगों का, भूकंपीय तरंगों का संचरण हो गया। अब देखिए धरातलीय तरंगे, आपने भूगर्भीय तरंगे पढ़ी है बेटा, और भूगर्भीय तरंगों में क्या पढ़ा आपने? प्राथमिक और द्वितीयक। अभी तक तरंगे कहां पर नहीं है? धरातल में नहीं है ये। अब ये जो तरंगे होती है ना, आपका भूकंप केंद्र ये रहा, और भूकंप केंद्र के बाद में यहां ऊपर ठीक क्या है? अधिकेंद्र है। सबको मेजरमेंट कौन कर रहा है? आपका सिस्मोग्राफ कर रहा है। तो उसके बाद जब ये धरातल पे आ जाएगी, यहां पर कहां आ जाएगी? धरातल पे आ जाएगी, और धरातल पे आके यहां पर चलेगी, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये धरातली तरंगे हो जाएगी। तो धरातल पर चलने के कारण इन्हें धरातली तरंगे कहते हैं, है ना। एक बात और समझेगा, सिस्मोग्राफ होता है ना बेटा, ये पहले मापता है बी तरंग को, फिर करता है एस को, और फिर करता है धरातली तरंग को, जिसको एल तरंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल तरंग भी कहते हैं, है ना। और कहीं पर इनको लव तरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लव तरंगे भी कहा जाता है, लव तरंगे भी कहा जाता है। अब देखो पहले पी को नापेगा फिर एस को, क्योंकि पी का तरंग जो होता है ना, वो होता है लघु कंपन होता है, यानी कमजोर कंपन होता है। एस का होता है, वो क्या होता है? प्रभावशाली कंपन होता है। और सबसे ज्यादा कंपन जो होता है, मुख्य कंपन जो होता है, वो होता है आपके धरातली तरंगों का। यानी सिस्मोग्राफ अगर नापता है
आपके लघु तरंग पी तरंग, उससे कोई नुकसान नहीं होता बेटा, बहुत कम नुकसान होता है, उसको बोलते हैं लघु कंपन या कमजोर कंपन। फिर एस होता है वो प्रभावशाली कंपन होता है, नुकसान होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि उसमें तरंगों का संचरण कैसा होता है, उसमें कंपन के पदार्थ का संचरण कैसा होता है, लंबवत होता है, तो नुकसान तो होगा ही होगा, यानी उभार होगा गर्त होगा, उभार होगा गर्त होगा, यानी आपकी एस तरंगे उभार और गर्त बनाती है पृथ्वी के गर्भ में, जबकि एल तरंगे क्या होती है, मुख्य कंपन होती है। बात समझ गए आप? एल तरंगे क्या होती है, एल यानी धरातली तरंग, या इसको हम लव तरंग भी कहते हैं। इनका वेग सबसे कम होता है और केवल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, क्योंकि ये क्या है, सारा वेग पृथ्वी के धरातल में खर्च हो चुका है, धरातल पर आ चुकी है, वेग सबसे कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ये करती है। क्यों नुकसान इसलिए करती है बेटा, आप यहां पर देखिए, नुकसान इसलिए करती है क्योंकि ये एस तरंगे जो लंबवत गति कर रही है पृथ्वी के भूगर्भ में कर रही है, लेकिन ये जो लंबवत गति करेगी ये करेगी धरातल पर। अब आपके धरातल पर जहां पर रह रहे हैं वहां पर कोई तरंग आपको ऊंचा नीचा करेगी तो आप गिरेंगे नहीं गिरेंगे, नुकसान ज्यादा होगा, तो ये कारण है। तो ये पृथ्वी के अधिकेंद्र से उत्पन्न होती है। हाँ, ये और ध्यान रखिए आप, आपकी पी और एस तरंगे जो है भूकंप केंद्र से उत्पन्न होती है, इसको आप लिख लीजिएगा कि पी और एस तरंगे उत्पन्न होती है भूकंप केंद्र से। फिर जब ये यहां जाती है अधिकेंद्र से, अधिकेंद्र पर टकराई और फिर यहां से फैलेगी चारों ओर, तो ये उत्पन्न होती है आपके अधिकेंद्र से। कौन? धरातली तरंगे। आई रिपीट, आपकी धरातली तरंगे अधिकेंद्र से उत्पन्न होती है। ये तरंगे ऊंची नीची पूरी सतह को पार करती है, चूंकि सबसे लंबा मार्ग तय करती है, इसलिए इनको दीर्घ पृष्ठीय तरंगे भी कहते हैं। इन्हीं तरंग का दूसरा नाम क्या है? दीर्घ पृष्ठीय तरंगे, क्योंकि सबसे लंबा मार्ग तय करती है ना, और सबसे ज्यादा प्रभावशाली भी यही होती है, सबसे ज्यादा नुकसान भी यही करती है। तो हमने क्या पढ़ा है सर? हमने अब तक क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि भूगर्भीय तरंगे होती है जो पृथ्वी के भूगर्भ में होगी, उत्पन्न कहां से होगी? भूकंप केंद्र से होगी, पी और एस, है ना। और ये जो पी तरंग होती है प्राथमिक होती है, सबसे पहले पहुंचती है, सबसे तेज गति होती है, ठोस द्रव और गैस के माध्यम में गति करती है, लेकिन ये सीधी चलती है ना, ज्यादा नुकसान नहीं करती है। लेकिन एस तरंगे होती है, ये बाद में पहुंचती है पी तरंग की द्वितीयक तरंगे होती है, इसमें तरंग की दिशा तो सीधी होगी, लेकिन जो कंपन होगा पदार्थ में वो ऊपर नीचे होगा, धरातल के ऊपर नीचे होगा, लेकिन सब बात हो रही है भूगर्भ की। और अंत में आती है धरातली तरंगे, जिनको लव तरंग भी कहते हैं, धरातली तरंग भी कहते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम एल तरंग भी कहते हैं। समझ गए आप? ये सारी चीजें हमारे समझ में आ गई। अब अंत में हम पढ़ेंगे छाया क्षेत्र का उद्भव। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है बेटा, है ना। ये जो पी और एस तरंग का छाया क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप बोलेंगे सर एल तरंग का क्यों नहीं है? मैंने अभी बताया आपको कि धरातलीय तरंगे अधिकेंद्र से उत्पन्न होती है, अधिकेंद्र यानी इससे, यहां से, तो ये ऊपर चलेगी ना, जमीन के अंदर तो होगी नहीं, तो इनका छाया क्षेत्र कैसे बनेगा? इसलिए छाया क्षेत्र बनता है पी और एस का। अब आप बात को समझिए, ये हमारी धरती है ना। यहां पर आपको एक मैं चीज समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर मान लीजिए आपका सिस्मोग्राफ यंत्र लग रहा है। यहां पर क्या लग रहा है? यहां पर ले लीजिए, यहां पर आपका सिस्मोग्राफ यंत्र लग रहा है। सिस्मोग्राफ क्या लग रहा है? यंत्र लग रहा है। अब ये मेजरमेंट करेगा, लंबी दूर से तरंगे आएगी उनको मेजरमेंट करेगा। अब मेजरमेंट कैसे कर रहा है आप बिल्कुल समझिएगा। आप ये क्या कर रहा है कि यहां से पी तरंगे निकल रही है, पी तरंगे बिल्कुल सीधी निकल रही है यहां से, या जा रही है, ठीक है, ये चल रही है पी तरंगे, क्योंकि ठोस माध्यम है इसलिए चले जा रही सीधी। लेकिन ये जो आप आगे पढ़ेंगे, जो हमारा क्रोड होता है, इस क्रोड का जो बाह्य भाग होता है वो द्रव अवस्था में होता है। एक तो होता है आंतरिक क्रोड और एक होता है बाह्य क्रोड, ये द्रव अवस्था में होता है, हम आगे पढ़ लेंगे। तो जब यहां पर तरंगे आती है सीधी, जानी कैसे चाहिए थी? ये जानी चाहिए थी ऐसे, जैसे गई वह सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन यहां पर द्रव अवस्था में होने के कारण मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या होगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा, इस जगह से विक्षिप्त हो जाएगी और ये टेढ़ी होकर यूं चले जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। यहां से ये भी यूं चल जाएगी, यहां से ये यूं चल जाएगी, इधर से ये तरंगे सीधी चल रही है। हम पी तरंग की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं? पी तरंग की बात कर रहे हैं। अब ये तरंग बिल्कुल आगे सीधी चलनी चाहिए थी, चूंकि द्रव अवस्था में है, चूंकि पी तरंग है, द्रव अवस्था में चलेगी। अगर ये एस तरंग होती तो द्रव अवस्था में गायब हो जाती, क्योंकि पी तरंग किसमें चलती है? मैंने बताया था आपको, ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलती है, गैस में चलती है। एस केवल ठोस में चलती है, याद रखेंगे ना आप। तो यहां से क्या हो रहा है कि तरंगे चल रही है और यहां पर द्रव में आते ही अपने मार्ग से मुड़ जाती है। तो मुड़ जाने के कारण 100, देखिए आप, जीरो तो अपना चल रहा है, अगर नापे 0 से लेकर 105 डिग्री का जो एंगल है, यहां पर पी तरंग चल रही है आराम से, है ना। लेकिन 145 दूसरी बार उत्पन्न हो रही है 145 पर,
यानी 105 से लेकर 145 पर पी तरंगे नहीं है। 1 से यहां पर देखेंगे आप, इसको आप यूं कर लीजिए कि आपका जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा 105 से 145 पर इधर भी, और 1 से 5 से 145 पर इधर भी पी तरंगे नहीं है। तो ये क्या हो गया, पी तरंग का छाया क्षेत्र हो गया। 105 में तो है लेकिन यहां छाया क्षेत्र हो गया। वैसे इधर आइए आप, यहां पर एस तरंग चल रही है, एस तरंगे बिल्कुल आराम से यहां चल रही है जैसे चलनी थी वहां पर, लेकिन चूंकि मैंने बताया करोड़ का ये भाग किस अवस्था में है मेरे बेटा, ये है द्रव अवस्था में। ये किस भाग में है, ये द्रव अवस्था में है। और द्रव अवस्था में एस तरंग चलती है क्या, बताइए चलती है क्या, नहीं चलती है। तो यहां पर ये आगे जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो ये कहां तक चली है, 105 तक। कहां तक चली है, 105 तक। अब आपको कंफ्यूज होना, आप समझना है 0 डिग्री से 105 डिग्री तक चाहे पी तरंग हो चाहे एस तरंग हो, दोनों चल रही है। बताइए चल रही है नहीं चल रही है। देखिए आप, 0 से लेकर 105 में पी तरंग भी चल रही है इधर भी, और इधर अपन एस तरंग की बात करें तो वो भी 0 से 105 में चल रही है। चल रही है सर, बिल्कुल चल रही है। अब देखिए आप, गायब कहां हो गई, यहां पर 105 के बाद में 145 के मध्य कौन गायब हो गई, आपकी पी तरंग गायब हो गई। यानी 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंग का छाया क्षेत्र है, पी तरंग का छाया क्षेत्र है। अब यहां पर अपन देखें 105 से लेकर ये तो पूरी गायब है, तो 145 तो हो ही गया ना। तो पी तरंग और एस तरंग दोनों का छाया क्षेत्र कौन हो गया, 105 से 145। अगर अपन कॉमन की बात करें, याद रखिएगा आप कि एस तरंग तो 105 के बाद गायब ही हो गई। यहां से एस तरंग है ही नहीं, यहां से एस तरंग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन अपन बात करें कॉमन, तो 105 से 145 इधर, और जैसे बात करें इसको ले लीजिए आप 145 डिग्री, और इधर भी ले लीजिए आप 145 डिग्री। यानी 105 से 145। आपसे पूछे कि पी और एस तरंग का उभयनिष्ठ छाया क्षेत्र कौन सा है जो दोनों में शामिल है, तो वो है 105 से लेकर 145। समझ रहे हैं ना आप, बिल्कुल आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, फिर 145 से 145 के मध्य में वापिस पी तरंग उत्पन्न हो गई, दिख गई, परिवर्तित हो गई, लेकिन यहां पर उत्पन्न नहीं हुई है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पी तरंग जो होती है ना, वो 0 से लेकर 105 के मध्य में, और एस तरंग वो दोनों की गति कहां होती है, 0 से लेकर 105 के मध्य में होती है। दोनों की गति इधर भी हो रही है, इधर भी दिखाई दे रही है। ठीक है, 105 से 145 के मध्य में पी तरंग नहीं दिखाई दे रही है, और एस तरंग तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रही है ना, 105 पे भी नहीं दिखाई दे रही है। फिर 145 से 145 के मध्य में पी तरंग वापस आ रही है। तो आप बताइए सबसे बड़ा छाया क्षेत्र कौन सा हुआ, सबसे बड़ा छाया क्षेत्र हुआ आपके एस तरंग का। यानी आपका जो सबसे बड़ा छाया क्षेत्र है, यानी सबसे बड़ा जो छाया क्षेत्र है वो किसका होता है, वो आपका एस तरंग का होता है। और वो कितना होता है, 105 डिग्री से 105 डिग्री दोनों तरफ होता है। और ये पृथ्वी के 40% भूभाग पर कवर करता है, यानी 40% भूभाग को कवर करता है। बात समझ रहे हैं आप, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। यहां पर टॉप है, अधिकेंद्र है, यहां से 105 यानी 0 से लेकर 105 दोनों तरफ पी तरंग भी होती है, एस तरंग भी होती है, दोनों तरफ संचरण करती है। फिर एस तरंग 145 से 145 के बीच में दोबारा आ रही है क्योंकि जगह मुड़ गई है। अगर आपसे पूछे कि पी तरंग का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर दोनों तरंगे गति करती है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर दोनों तरंगे गति करती है, तो आप बोलेंगे 0 से लेकर 105, 0 से लेकर 105। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर दोनों तरंगे गायब हो गई है, तो आप बोलेंगे 105 से 145, 105 से 145। ठीक है, आपसे पूछे कि पी तरंगे पुनः कहां पर उत्पन्न होती है, तो 145 डिग्री से 145 डिग्री। आपसे पूछे सबसे बड़ा छाया क्षेत्र किसका है, इसका छाया क्षेत्र है एस तरंग का, 105 डिग्री से 105 डिग्री, जो पृथ्वी के 40% भूभाग को कवर करता है। तो बेटा ये कहानी पूरी हुई है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। मैं एक बार क्विकली रिकैप कर लेता हूं आपके सामने। आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आई होगी। देखिए, पहले भूकंपीय तरंगों की बात करी, हमने कहा कि ये स्थलमंडल में होती है, सिस्मोग्राफ होता है जो इन तरंगों को मापता है, जैसे हमारे हार्ट बीट होती है ना वैसे मापता है। पी को मापता है, एस को मापता है, और एल तरंगों को मापता है। रिएक्टर स्केल होती है, सिस्मोग्राफ की सहायता से मापी जाती है। यहां पर तरंगे दो प्रकार की होती है, जो पृथ्वी की बॉडी में होगी, गर्भ में होगी, उसको भूगर्भीय तरंगे कहते हैं, और जो आपके अधिकेंद्र से चलेगी आगे उसको बोलते हैं हम धरातलीय तरंगे कहते हैं। फिर हमने कहा कि आपने इधर बात करी कि पी तरंगे क्या होती है, तो पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग भी होती है क्योंकि ध्वनि तरंगों के समान होती है। ये संपीड़नात्मक तरंग भी होती है, ये धक्के वाली तरंग भी होती है, इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहते हैं।
फिर आपने पढ़ा कि एस तरंगे क्या होती है, धरातल की सबसे बाद में पहुंचती है। हाँ, इनकी गति मैंने यहां नहीं लिखा था, इनकी गति क्या होती है, प्रकाश के भांति होती है ना, प्रकाश की गति के समान होती है इनकी गति, यानी कण होते हैं वो लंबवत गति करते हैं, इनको द्वितीयक तरंगे भी कहते हैं। आगे हमने पढ़ा भूकंपीय तरंगों का संचरण। हमने कहा कि पी और एस दोनों ही कहां चलेगी, पृथ्वी के भूगर्भ में चलेगी। पी तरंगे सीधी चलेगी, ये पृथ्वी के भूगर्भ में ऊपर नीचे चलेगी, लंबवत चलेगी, जबकि धरातलीय तरंगे अधिकेंद्र के कारण कहां चलेगी, ये धरातल पर चलेगी, लंबवत, सबसे ज्यादा नुकसान करती है। इसके अलावा धरातलीय तरंगे पड़ा जो सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, इसलिए इनको द्विपृष्ठीय तरंग कहते हैं, इनको एल तरंग भी कहते हैं, इनको लव तरंग भी कहते हैं, और ये धरातल पर सबसे ज्यादा नुकसान करती है। बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये काफी अच्छे क्वेश्चन देता है आपका पी तरंग के बारे में, एस तरंग के बारे में। आपके दिमाग में बिल्कुल क्विकली आ जाना चाहिए कि भूगर्भ केंद्र जो होता है ना, वहां से पी और एस तरंग निकलती है, जबकि धरातलीय तरंगे कहां से निकलती है, अधिकेंद्र से निकलती है, अधिकेंद्र से, इसलिए इनको धरातलीय तरंगे कहा जाता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना। पी तरंग सबसे कम नुकसान करती है, एस तरंग से ज्यादा नुकसान करती है, और अधिकेंद्र जो धरातलीय तरंग सबसे ज्यादा नुकसान करती है। लेकिन गति की बात करें तो पी तरंग सबसे ज्यादा गति करती है, एस तरंग की गति उससे कम होती है, और आपके पास में धरातलीय तरंग की गति केवल 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पी तरंगों की दिशा कैसी होती है, बिल्कुल सीधी होती है। एस तरंगों की दिशा लंबवत होती है लेकिन भूगर्भ में चलती है, जबकि आपकी धरातलीय तरंगे कहां चलती है, धरातल पर चलती है, जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप इसको एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, आपको समझ में आएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम पढ़ेंगे भूकंप के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू बेटा।